बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। वीवर्स, आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 16.1 ICS पार्ट 2 की और उसका क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 के जिसके दो पार्ट्स हैं और बी, इन दोनों पार्ट्स का सोल्यूशन सीखेंगे। लास्ट तक वीडियो को गौर से देखिएगा ताकि बड़ी अच्छी तरह से आइडिया हो जाए आज की इस वीडियो में कि मूविंग एवरेजेस मेथड क्या है। मूविंग एवरेजेस मेथड में अगर 2 ईयर्स के दरमियान आंसर्स आ रहे हों तो फिर फर्दर सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस किस तरह से फाइंड करते हैं और क्यों, इनका मकसद क्या होता है सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस को फाइंड करने का। और फिर इन एस्टिमेटेड वैल्यूज़ को हम प्लॉट करना सीखेंगे ग्राफ पेपर के ऊपर। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चंस को रीड करते हैं कि क्वेश्चंस में राइटर ने कहा क्या है और उसको फिर देखते हैं कि हमने सॉल्व किस तरह से करना है। व्यूअर्स, अकॉर्डिंग टू राइटर क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट में कैलकुलेट 7 डेज मूविंग एवरेजेस फॉर द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ अटेंडेंसेस। ये अटेंडेंस का डाटा गिवन है, 2 वीक्स का डाटा है और इन 2 वीक्स के डाटा को फर्दर डेज के हिसाब से दिया हुआ है। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो लिहाजा हमारे पास ये जो 2 वीक्स का डाटा गिवन है डेज में, एक्चुअली हम डेज में इसको कंसीडर कर रहे हैं तो ये फिर 14 वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। और इस डाटा को देते हुए राइटर ने कहा कि 7 डेज मूविंग एवरेजेस कैलकुलेट कर लें और उसके बाद प्लॉट द गिवन डाटा एंड मूविंग एवरेजेस ऑन द सेम ग्राफ। कि जो मूविंग एवरेजेस आई हैं उनको भी प्लॉट करें ग्राफ पेपर पे और जो एक्चुअल डाटा गिवन है क्वेश्चन में इसको भी प्लॉट करें, यानी हिस्टोग्राम बनाएं और सेम ग्राफ पेपर पे बनानी है। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व किस तरह से करना है। व्यूअर्स, 7 डेज मूविंग एवरेजेस चाहिए, लिहाजा हम फर्स्ट 7 डेज का टोटल करते हैं। पहले मूविंग टोटल्स को फाइंड करते हैं। लिहाजा फर्स्ट 7 डेज हमारे पास संडे से लेके ये सैटरडे तक ये 7 वैल्यूज़ हैं। इन 7 वैल्यूज़ का अगर हम टोटल फाइंड कर लें 24, 50, 30, 48, 54, 55 एंड 62 और इनका सम करके, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात की हमेशा सेंटर में लिखना है। अगर 7 डेज मूविंग एवरेजेस चाहिए तो 7 वैल्यूज़ का जो सेंटर बन रहा है और 7 वैल्यूज़ का सेंटर व्यूअर्स क्या होगा यहाँ पे 4th वैल्यू। लिहाजा हम 4th वैल्यू के सामने ये टोटल लिख देंगे 323। अब हमने क्या करना है, एक स्टेप मूव करके आगे आ जाना है। 24 से 62 तक सम किया था, अब 24 को छोड़ देंगे 50 पे आ जाएंगे। 50 से ऑनवर्ड 7 वैल्यूज़ जो कि अब 28 तक होंगी, इन 7 वैल्यूज़ का सम चाहिए और इसका सम फिर सेंटर में दरमियान में यानी 4th वैल्यू के सामने जो कि अब 54 बन रही है ये लिख देंगे जो कि 327 है। बिल्कुल इसी तरह एक स्टेप मज़ीद फॉरवर्ड आएंगे जो कि 30 वैल्यू है। 30 से ऑनवर्ड 7 वैल्यूज़ का सम यानी हमारे पास ये क्या आ जाएगा 52 तक और इसका सम करके हमने ये 55 के सामने यानी 329 वैल्यू लिख दी। इसी तरह एक स्टेप मज़ीद आगे आए 48 से ऑनवर्ड 7 वैल्यूज़ का सम और ये हमारे पास 62 के सामने यानी 4th वैल्यू 62 बनेगी इन 7 वैल्यूज़ में और इसके सामने सम लिख देंगे 340। फिर इसी तरह 54 से ऑनवर्ड और 28 के सामने हमारे पास 334। फिर 55 से लेके आगे 7 वैल्यूज़ का सम करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 52 के सामने 330। फिर इसी तरह 62 से ऑनवर्ड व्यूअर्स हमारे पास ये आ जाएगा 41 तक और हमारे पास ये सेंटर बन जाएगा इनका 41 के सामने 316। और फिर लास्ट 7 वैल्यूज़ का यानी 28 से ऑनवर्ड 42 तक जो वैल्यूज़ हैं और ये सम हमारे पास आ जाएगा 296 और ये 4th वैल्यू के सामने यानी 7 वैल्यूज़ का जो सेंटर बन रहा है 4th वैल्यू, इसके सामने हमने ये सम लिख दिया। असल में हमारा मकसद मूविंग एवरेजेस कैलकुलेट करना था, 7 डेज मूविंग एवरेजेस। तो लिहाजा ये टोटल्स फाइंड करने का मकसद यही था कि एवरेजेस फिर आसानी से कैलकुलेट हो सकें। तो लिहाजा इन तमाम टोटल्स को अब 7 पे डिवाइड करते जाएंगे क्योंकि ये 7 डेज़ के टोटल्स हैं, इसलिए हर टोटल को 7 पे डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास 7 डेज मूविंग एवरेजेस व्यूअर्स हासिल हो जाएंगी। 323 डिवाइडेड बाय 7 ये 46.14, 327 डिवाइडेड बाय 7 46.71, 329 डिवाइडेड बाय 7 ये हमारे पास 47, 340 को डिवाइड करेंगे 7 पे तो ये हमारे पास 48.57, 334 डिवाइडेड बाय 7 ये 47.71, 330 डिवाइडेड बाय 7 ये हमारे पास 47.14, 316 डिवाइडेड बाय 7 45.14, 296 डिवाइडेड बाय 7 ये 42.29। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर्स आ गए मूविंग एवरेजेस का। आइए अब ग्राफ बनाना सीखते हैं क्योंकि क्वेश्चन में राइटर ने फिर कहा स्टेटमेंट में
कि इसी गिवन डेटा को भी प्लॉट करें और उसी सेम ग्राफ पेपर पे ये जो एस्टिमेटेड वैल्यूज़ आई हैं मूविंग एवरेजेस की, इसको भी प्लॉट करें। तो आइए देखते हैं अब किस तरह से प्लॉट किया जाएगा। हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे वीक्स को प्लॉट कर देना, 2 वीक्स का डाटा गिवन है डेज की फॉर्म में, लिहाजा डेज को यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट वीक का संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और फिर सेकंड वीक संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। वाई एक्सिस पे व्यूअर्स हमने वाई की वैल्यूज़ को प्लॉट कर देना, और वाई की वैल्यूज़ में अगर आप देखें तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू 62 है, और 62 के हिसाब से अब हमने स्केलिंग कर लेनी है ताकि डायग्राम ज़रा सूटेबल नज़र आए, इस हिसाब से हमने स्केलिंग करनी होती है। तो मैंने क्या किया, 2 इंच एरिया को 5 यूनिट्स के बराबर रख दिया, लिहाजा 5, 10, 15, 20, 25, 30, हर नेक्स्ट 2 इंच के एरिया को मैं 5 यूनिट्स का गैप देता जा रहा हूँ। 35, 40, 45, 50, 55, 60 और 65। सबसे पहले हम प्लॉट करते हैं गिवन वैल्यूज़ को, जो एक्चुअल वैल्यूज़ गिवन है डेटा सेट में, यानी हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो संडे है वहाँ पे वैल्यू 24 है, तो मैंने ये 24 के सामने डॉट लगा दिया। इसी तरह व्यूअर्स हमारे पास मंडे की वैल्यू 50 है, लिहाजा 50 के सामने प्लॉट कर देना मंडे के सामने, और इधर वाई एक्सिस पे 50 के सामने हमने ये पॉइंट लगा दिया। इसी तरह ट्यूसडे की वैल्यू 30 है, तो लिहाजा हमने क्या करना है जी, 30 पे प्लॉट कर देंगे। ये 30 वैल्यू आ रही है ट्यूसडे की, लिहाजा यहाँ पे हमने 30 के सामने पॉइंट प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास वेडनेसडे की वैल्यू 48 है, तो फिर 48 के सामने पॉइंट लगाना है। थर्सडे की वैल्यू 54 है, तो लिहाजा ये 55 से थोड़ा सा नीचे ये हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह फ्राइडे की वैल्यू 55 है, लिहाजा 55 के एग्जैक्ट सामने है। उसके बाद सैटरडे की वैल्यू 62 है, तो लिहाजा 62 पे हमने ये पॉइंट प्लॉट कर दिया, यहाँ पे 62 के सामने है। तो ये हमने फर्स्ट वीक की वैल्यूज़ को अभी तक प्लॉट किया। अब सेकेंड वीक की जो वैल्यूज़ हैं उसको प्लॉट करते हैं। सेकेंड वीक की जो फर्स्ट वैल्यू है संडे की, ये 28 है, तो लिहाजा हमने क्या करना है, संडे के सामने ये 28 पे, यानी 30 से थोड़ा नीचे ये हमने पॉइंट लगाया। इसी तरह मंडे की वैल्यू 52 है, तो लिहाजा 52 पे चले गए। इसी तरह ट्यूसडे की 41 है, तो 41 के सामने प्लॉट कर दिया। इसी तरह वेडनेसडे की 42 है, तो 41 से थोड़ा ऊपर ये 42 पे। उसके बाद थर्सडे की वैल्यू 50 है, तो लिहाजा 50 पे पॉइंट लगाना है, और उसके बाद फ्राइडे की 41 और सैटरडे की 42। अब व्यूअर्स हमने ये गिवन वैल्यूज़ को हमने पॉइंट्स की सूरत में प्लॉट करके अब क्या करना है, इसको मिला देना आपस में एक लाइन की फॉर्म में, लाइन सेगमेंट्स की फॉर्म में। तो लिहाजा हमने लाइन सेगमेंट्स की फॉर्म में इसको मिला दिया पॉइंट्स को आपस में, तो ये हमारे पास हिस्टोग्राम आ गई, हमने एक्चुअल डाटा को प्लॉट कर दिया। राइटर ने फर्दर इस क्वेश्चन में कहा था कि जो एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हैं उनको भी सेम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर डिफरेंट कलर्स को यूज़ किया कि गिवन पॉइंट्स को जब प्लॉट करके मिलाया तो मैंने ग्रीन कलर यहाँ पे यूज़ कर लिया ताकि आपको पता चल जाए ये हिस्टोग्राम बनाई है हमने, एक्चुअल डाटा को प्लॉट किया हुआ। अब हमने दोबारा पॉइंट्स को प्लॉट करना है जो एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हैं उनको। लिहाजा आप देखते हैं जी हमारे पास वेडनेसडे की वैल्यू है मूविंग एवरेजेस की, यही लिमिटेशन है कि इसमें तमाम गिवन ईयर्स की, तमाम गिवन डेज़ की, या जिस फॉर्म में भी डाटा गिवन है तमाम वैल्यूज़ के सामने एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हासिल नहीं होती, बल्कि शुरू और लास्ट में चंद एक ऐसे वेरिएबल की वैल्यूज़ रह जाती हैं जो मिसिंग होती हैं हमारे पास। तो इसी तरह मूविंग एवरेजेस की जो हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हैं व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि वेडनेसडे से शुरू हो रही हैं फर्स्ट वीक के, तो लिहाजा हम भी यहाँ पे वेडनेसडे के सामने जो है इसकी वैल्यू को प्लॉट करेंगे जो कि क्या है 46.14 है। मूविंग एवरेजेस को प्लॉट करना है, टोटल्स को नहीं कर लेना गलती से। लिहाजा हमारे पास 46.14 है, तो वेडनेसडे के सामने मैंने 46.14 पे डॉट लगा दिया। थर्सडे की 46.71 है, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर, ये हमारे पास 46.71। फ्राइडे की 47 है, लिहाजा ये बिल्कुल माइनर सा चेंज आएगा, इसमें भी थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा ये डॉट, तो ये हमारे पास 47 है। सैटरडे की 48.57 है, लिहाजा उस पर पॉइंट प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट वीक जो सेकंड है उसकी फर्स्ट वैल्यू हमारे पास एस्टिमेटेड क्या है 47.71। इसी तरह हमारे पास मंडे की वैल्यू है 47.14, ट्यूसडे की 45.14 और वेडनेसडे की 42.29। तो ये हमने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। अब इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। मैंने ज़्यादा आसानी के लिए, ज़्यादा अच्छी विजिबिलिटी के लिए इसको कलर चेंज कर दिया इसका, ताकि आसानी से नज़र आ जाए आपको। ये रेड कलर से मैंने इसको मिला दिया पॉइंट्स को आपस में।
तो ये हमारे पास ग्राफ हासिल हो गया एस्टिमेटेड वैल्यूज़ की मदद से। लिहाजा हमने सेम ग्राफ पेपर पे एक्चुअल वैल्यूज़ को भी प्लॉट कर दिया, यानी हिस्टोग्राम बना ली। यही रिक्वायरमेंट थी इस क्वेश्चन की। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है। उसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि सॉल्व किस तरह से करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट जो है, द फॉलोइंग टेबल शोज द यूनाइटेड स्टेट्स एवरेज मंथली प्रोडक्शन ऑफ बिटुमिनस कोल इन मिलियंस ऑफ शार्ट टन्स फॉर द ईयर 1981 टू 91। ये 1981 से 91 का डाटा गिवन है यूनाइटेड स्टेट्स का, और राइटर ने कहा कंस्ट्रक्ट 4 ईयर्स मूविंग एवरेजेस और फिर 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस। आइए देखते हैं कि सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस किस तरह से फाइंड करते हैं मूविंग एवरेजेस फाइंड कर लेने के बाद। तो व्यूअर्स, इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 ईयर्स मूविंग एवरेजेस चाहिए। इसके लिए हम पहले 4 ईयर्स मूविंग टोटल फाइंड करेंगे। किस तरह से, जो फर्स्ट 4 ईयर्स हैं इनकी वैल्यूज़ का सम करके पहले 4 ईयर्स मूविंग टोटल फाइंड करते हैं। लिहाजा इन 4 वैल्यूज़ का सम 50, 36.5, 43 और 44.5, इन 4 वैल्यूज़ का सम करके, क्योंकि सेंटर में लिखना होता है हमने, और 4 वैल्यूज़ का सेंटर ना तो सेकंड वैल्यू बिल्कुल सेंटर में है ना ही थर्ड वैल्यू बिल्कुल सेंटर बनती है। लिहाजा सेकंड और थर्ड का बिल्कुल जो मिड है वो सेंटर बनेगा इन 4 वैल्यूज़ का एक्चुअल सेंटर जो है। तो लिहाजा हमने इसके मिड में लिख दिया 174। अब 1 स्टेप मूव करेंगे यानी 50 निकाल देंगे, 36.5 से शुरू हो जाएंगे जी। 36.5, 43, 44.5, 38.9, और इन 4 वैल्यूज़ का सम अब मिड में लिखना है सेकंड और थर्ड वैल्यू जो इन 4 की बनती है उनमें। तो लिहाजा 162.9 यहाँ पे हमने लिख दिया, यानी 1983 और 84 के मिड में हमने ये लिख दिया 162.9। एक स्टेप मज़ीद मूव करते हैं, 43, 44.5, 38.9 और 38.1। इन 4 वैल्यूज़ का मिड 84 और 85 का दरमियान बनता है। लिहाजा यहाँ पे हमने 164.5 लिख देना। नेक्स्ट एक स्टेप मज़ीद मूव करते हैं जी, 44.5, 38.9, 38.1, 38.7। अब हमने यहाँ पे 85 और 86 के दरमियान में 160.2 लिख दिया। मज़ीद एक स्टेप मूव करते हैं, 38.9, 38.1, 38.7 और 32.6, और दूसरी और तीसरी वैल्यू के दरमियान में यानी 86 और 87 के दरमियान में हमने 148.3 लिख देना है। मज़ीद एक स्टेप मूव किया, 38.9 को निकाल दिया, 38 से स्टार्ट लिया, तो हमारे पास 38.1, 38.7, 32.6 और 41.1, और अब सेंटर बन रहा है 87 और 88 के दरमियान में। तो लिहाजा ये 150.5। उसके बाद व्यूअर्स हमने क्या करना है, 38.7 से सम शुरू करना है। 38.7, 32.6, 41.1, 41.7, और टोटल जो है इन चारों वैल्यूज़ का लिख दिया 88 और 89 के दरमियान में, जो कि 154.1 है। और इसी तरह 32.6 से ऑनवर्ड ये जो 4 वैल्यूज़ हैं इनका सम करके 2 वैल्यूज़ के दरमियान में यानी दूसरी और तीसरी वैल्यू के दरमियान में, इट मीन्स के 89 और 90 के दरमियान में लिख दिया, जो कि 149.2 है। अब हमारा मकसद क्या था, 4 ईयर्स मूविंग एवरेजेस को कैलकुलेट करना। लिहाजा इन 4 ईयर्स मूविंग टोटल्स को डिवाइड करते जाएंगे तमाम को 4 पे। लिहाजा हमने 174 को 4 पे डिवाइड किया 43.5, 162.9 को 4 पे डिवाइड किया 40.73, 164.5 को डिवाइड किया 4 पे 41.125, 160.2 डिवाइडेड बाई 4 40.05, 148.3 डिवाइडेड बाई 4 ये 37.08, 150.5 डिवाइडेड बाई 4 ये 37.63, 154.1 डिवाइडेड बाई 4 ये 38.53, 149.2 डिवाइडेड बाई 4 ये 37.3 है। ये हमने 4 ईयर्स मूविंग एवरेजेस व्यूअर्स कैलकुलेट कर ली, और ये मूविंग एवरेजेस की प्रैक्टिस हमने लास्ट वीडियो में भी की, और इस वीडियो में भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में 7 डेज मूविंग एवरेजेस की प्रैक्टिस की है। और आपने इन क्वेश्चंस में देखा होगा कि ऑड नंबर ऑफ ईयर्स की मूविंग एवरेजेस जब भी हों, प्रीवियस वीडियोस में हमने 5 ईयर्स मूविंग एवरेजेस कैलकुलेट की, आज हमने 7 डेज मूविंग एवरेजेस कैलकुलेट की, और 5 और 7 दोनों ऑड नंबर्स हैं। तो जब भी ऑड नंबर्स का केस होगा, एस्टिमेटेड वैल्यू हमेशा किसी ना किसी गिवन टाइम पीरियड के सामने आएगी। किसी ना किसी गिवन टाइम पीरियड, चाहे ईयर्स में है या डेज में बात हो रही है या वीक्स में बात हो रही है या क्वार्टर्स में, किसी ना किसी गिवन टाइम पीरियड के बिल्कुल कॉरिस्पॉन्डिंग एस्टिमेटेड वैल्यू हासिल होगी, जो कि हमारा असल मकसद होता है, और जिसको देख के फिर हम आइडिया कर पाते हैं कि गिवन और एस्टिमेटेड वैल्यू का डिफरेंस क्या आ रहा है, और आने वाले वक्त के बारे में प्रेडिक्शंस की जा सकती हैं
कि किस तरह की चेंजेस पॉसिबल हैं और उसके बारे में फिर प्लानिंग की जा सकती है। लेकिन अगर हमारे पास इवन नंबर का केस है तो फिर मूविंग एवरेजेस जो हैं ये हमें गिवन ईयर्स के सामने या गिवन टाइम पीरियड्स के बिल्कुल सामने हासिल नहीं होंगी, बल्कि गिवन टाइम पीरियड्स के मिडल में हासिल होंगी, सेंटर में हासिल होंगी। जिस तरह कि आपने इस क्वेश्चन में देखा कि हमारे पास 4 ईयर्स का केस था, यानी इवन नंबर्स की मूविंग एवरेजेस चाहिए थी, इवन नंबर वाला केस था, लिहाजा गिवन टाइम पीरियड्स के मिड में हमें एस्टिमेटेड वैल्यूज हासिल हुई मूविंग एवरेजेस के 82 और 3 के दरमियान, 83 और 4 के दरमियान 40.73। ये लाइंस लगाने का मकसद ये है कि बिल्कुल ठीक तरह से आपको समझ आ जाए कि हमें ये वैल्यूज हासिल कहाँ पे हो रही हैं। तो लिहाजा हमारे पास ये 2 ईयर्स के सेंटर में मूविंग एवरेजेस आ रही हैं, गिवन ईयर्स के बिल्कुल सामने हासिल नहीं हो रही। तो लिहाजा फिर गिवन टाइम पीरियड्स के बिल्कुल सामने एस्टिमेटेड वैल्यूज हासिल करने के लिए कि जो असल मकसद है और जो ज़रूरत है प्रेडिक्शंस और फोरकास्टिंग के लिए, हम क्या करते हैं कि मज़ीद इन मूविंग एवरेजेस का सेंटर फाइंड कर लेते हैं, जिनको सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस का नाम दिया जाता है। यानी अब हमने जो 4 ईयर्स मूविंग एवरेजेस कैलकुलेट की हुई हैं जो कि गिवन टाइम पीरियड्स के सेंटर में आ रही हैं, तो लिहाजा गिवन टाइम पीरियड्स के सामने एस्टिमेटेड वैल्यूज हासिल करने के लिए हम क्या करेंगे कि फर्दर इन मूविंग एवरेजेस का सेंटर फाइंड कर लेंगे। और सेंटर 2 वैल्यूज का किस तरह आता है, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड। तो लिहाजा फर्स्ट दोनों मूविंग एवरेजेस को ऐड किया, 2 पे डिवाइड, तो ये हमारे पास 42.12। अब आपने क्योंकि ये भी फिर फर्दर सेंटर में लिखना है, इन दोनों वैल्यूज का हमने सेंटर फाइंड करके इन दोनों के सेंटर में लिखा। अब ये वैल्यू हमें बिल्कुल गिवन टाइम पीरियड के सामने हासिल हो गई, 83 के सामने। अब हमें आइडिया हो गया कि गिवन वैल्यू 43 थी, एस्टिमेटेड वैल्यू 42.12 है, और इसकी बेस पे हम रेजिडुअल्स का अंदाज़ा कर सकते हैं आने वाले वक्त के बारे में किस तरह की चेंजेस आ सकती हैं और हमारी एस्टिमेटेड वैल्यूज़ में किस तरह का एक्चुअल वैल्यू के साथ गैप आ सकता है। इस चीज़ का हमें आइडिया हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एक स्टेप मूव करते हैं जी, 40.73 प्लस 41.125 डिवाइडेड बाई 2। सेंटर में अब ये इनका लिख दिया सेंटर्ड मूविंग एवरेज का आंसर 40.93। अब एक स्टेप मूव किया 41.125, 40.05, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 किया और सेंटर में आंसर यानी 40.59 जो कि 85 के सामने आ रहा है। इसी तरह 40.05 प्लस 37.09 दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड और दरमियान में लिख दिया 38.57 जो कि 86 के सामने आ रहा है। 37.08 प्लस 37.63 दोनों को ऐड करके व्यूअर्स दरमियान में 37.35 आ जाएगा। और इसी तरह 37.63 प्लस 38.53 दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड जो कि 38.08 है, दरमियान में हमने लिख दिया और ये आ रहा है हमारे पास 88 के सामने। इसी तरह 38.53 प्लस 37.3 इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 किया और जो सेंटर्ड मूविंग एवरेज का आंसर आया वो हमने दरमियान में लिख दिया 37.9 जो कि 1989 के सामने हासिल हो गया। और ये हमारी रिक्वायर्ड जो क्वांटिटीज़ थी हमने हासिल कर लें। हमने 4 ईयर्स मूविंग एवरेजेस कैलकुलेट करनी थी, उसके लिए हमने पहले 4 ईयर्स मूविंग टोटल्स फाइंड किए और फिर उनको 4 पे डिवाइड करते गए तो हमारे पास मूविंग एवरेजेस आ गए। फिर फर्दर उनका सेंटर चाहिए था, तो सेंटर के लिए हमने क्या किया, 2 मूविंग एवरेजेस का सेंटर फाइंड करने के लिए 2 को ऐड करते गए और 2 पे डिवाइड करते गए। लेकिन मूव हमने एक एक स्टेप करके ही चलना है। 43.5 प्लस 40.73 को ऐड जब करके 2 पे डिवाइड कर देना तो फिर एक स्टेप मूव करना है। ये नहीं कि नेक्स्ट 2 एवरेजेस पे चले जाएं, क्योंकि ये भी मूविंग एवरेजेस ही हैं, सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस। 1 स्टेप हमने मूव करना है, 2 एवरेजेस का सेंटर फाइंड करके उन दोनों को ओमिट नहीं कर देना, नेक्स्ट 2 पे नहीं चले जाना, बल्कि 1 स्टेप हमने मूव करके सेंटर भी फाइंड करने हैं और दरमियान में लिखते जाना है। तो हमारे पास आज की वीडियो में हमने मूविंग एवरेजेस के साथ साथ सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस को भी व्यूअर्स कैलकुलेट करना सीख लिया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ आएंगे जिसमें मूविंग एवरेजेस को भी दोबारा प्रैक्टिस में लाएंगे और फर्दर जो हमारे पास मेथड है एस्टिमेशन ऑफ सेकुलर ट्रेंड का उस पर भी बात होगी जी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।